Renewable Energy Technology course lecture series, and we are going to start the new topic of tidal energy. And this is the final topic of this course, tidal energy और ocean wave energy. तो ये हमारा फाइनल टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का, और यहाँ पर हमारा जो कोर्स है वो एंड हो जाएगा. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले. All forms of energy available on the earth are in the first instance delivered from solar energy. तो ये बात हम बड़े बावसूख ज़राए से कह सकते हैं या कॉन्फिडेंशली कह सकते हैं कि जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं ज़मीन पर एट द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब इन द स्टार्ट, उसको हम कह लें कि वो ड्राइव की जाती हैं फ्रॉम द सोलर एनर्जी, विद द एक्सेप्शन ऑफ न्यूक्लियर, जियोथर्मल एंड टाइडल एनर्जी. जिनमें एक्सेप्शन हम कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को, जियोथर्मल को और टाइडल एनर्जी. इसके अलावा विंड, ocean waves and rivers are driven by the energy from the sun. अच्छा, ये जो विंड की एनर्जी है, ओशन वेव्स हैं, रिवर है, ये वो एनर्जीज हैं, मतलब ये ड्रिवन होती हैं, चलते हैं सूरज की एनर्जी के साथ. okay? अच्छा, कोल, ऑयल, गैस, वुड, ग्रास, ये सारी चीज़ें बनती हैं सोलर एनर्जी के साथ. कि जैसे जैसे सोलर एनर्जी इन पर पड़ती है तो ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं. ग्रास हो गया नेचर के साथ, वुड है, कोल, ऑयल, गैस, ये भी नेचुरली ही डेवलप्ड हैं जो कि सोलर एनर्जी की किसी न किसी फॉर्म से फॉर्म हो चुकी हैं. विच splits carbon dioxide with water to produce cellulose which has either been fossilized. जो कि सेपरेट किए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से के थ्रू, मतलब उनको सेपरेट कर दिया जाता है विद वाटर. तो क्या उससे प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि सेलुलोज हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में. विच हैज इधर बीन फॉसिलाइज, जो कि फॉसिलाइज कर दिए हो जाते हैं, जैसा कि कोल है, ऑयल है, गैस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है. और बीन टर्न टू स्टार्च ऑफ शुगर टू प्रोड्यूस बायोमास, और इसको या तो फर्दर जो तब्दील किया जा सकता है, जो कि एक प्रोसेस है स्टार्च के अंदर और शुगर के अंदर, जो कि बायोमास की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है. So in view of the rising prices of fossil and nuclear fuels combined with adverse environmental impacts. अच्छा, ये है कि अगर हम इन बातों को सामने रखें और सामने रखते हुए ये देखें कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स की, न्यूक्लियर फ्यूल जो हैं, इनकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, और उसके साथ साथ वो कंबाइन हो जाती हैं एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के, मतलब इन्वायरमेंटल का जो इम्पैक्ट है वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है. विद देयर यूज इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में उसका इस्तेमाल है, मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स का, और साथ में जो प्राइसेस हैं वो फॉसिल फ्यूल की इंक्रीज होने की वजह से, तो इलेक्ट्रिकल पावर की जो जनरेशन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है. ऑफ लेट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इंटरेस्ट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टाइडल एनर्जी, तो जिसकी वजह से ऐसे हालात बन गए हैं कि जो टाइडल एनर्जी की एक्सप्लोटेशन है उसको ढूंढा जा रहा है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि क्लीन एनर्जी हासिल की जा सके विदाउट द यूजेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. तो टाइड्स क्या है, उसकी टाइडल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. सो द टाइड्स आर कास्ड बाय द combined attraction of the sun and the moon on the waters of the revolving globe. तो जो हमारा रिवॉल्विंग ग्लोब, जो हमारी अर्थ है, ज़मीन है, उस पर जो पानी है ये उससे पैदा होती हैं टाइड्स. और ये किससे होती हैं, मतलब इसके इसको बनाने में या इसको पैदा करने में क्या चीज़ है, वो है अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून. तो द इफेक्ट ऑफ द मून इज अबाउट 2.6 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द सन. हमारी ज़मीन पर जो सूरज का जो इफेक्ट है वो निस्बतन कम है पल के, और जो मून का इफेक्ट है वो तकरीबन 2.6 टाइम्स ज़्यादा है. वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उसकी जो भी अट्रैक्शन है या रेज हैं, क्योंकि वो ज़मीन से काफ़ी करीब है निस्बतन सूरज के. इन्फ्लुएंसिंग द टाइड्स ऑफ द ओशन, तो वो क्या करते हैं, जो
टाइड्स को हम लहरें कह सकते हैं आसान अल्फाजों में, उर्दू ज़ुबान में, कि जो समंदर में जो लहरें और टाइड्स पैदा होती हैं उसको ये इन्फ्लुएंस करती हैं, वो मून करता है। दस टाइड इज ए पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर लेवल ऑफ द ओशन। तो टाइड जो है उसको हम आसान अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि वो पीरियोडिकली राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर लेवल है समंदर। ट्वाइस ड्यूरिंग अ ल्यूनर डे, अब हम यहां बात करेंगे ल्यूनर डे की, नॉट अ नॉर्मल डे। ल्यूनर डे जो है जिसको हम मून का डे कह सकते हैं, या जो चांद की उम्र होती है उसके हिसाब से उसका एक दिन होता है। अच्छा, वो क्या होता है, वो 24 आवर्स और 50 मिनट्स का होता है। अच्छा, जो नॉर्मल हम ज़मीन पर जो अर्थ पे जो डे काउंट करते हैं वो 24 घंटे का होता है, लेकिन जो ल्यूनर डे है वो हम क्लासिफाई करते हैं 24 आवर्स 50 मिनट्स के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ड्यूरिंग ए ल्यूनर डे, कि दिन में दो दफ़ा, ल्यूनर डे के दिन में दो दफ़ा, द वाटर इन ओशंस एंड सी राइजेज एंड फॉल, तो समंदर में जो वाटर है वो राइज करता है और फॉल करता है इस ल्यूनर डे में दो दफ़ा, मतलब इसको हम हाफ कर सकते हैं, 12 घंटे 25 मिनट। द एक्सेस ऑफ 50 मिनट्स over the solar day results in the maximum water level occurring at different times on different days। तो ये जो 50 मिनट्स का एक्सेस है हम सोलर डेज के हिसाब से, क्योंकि 24 आवर्स का हमारा सोलर डे है, लेकिन ये 50 मिनट जो है ये एक्सेस टाइम हो गया, ये रिजल्ट करता है मैक्सिमम वाटर लेवल अक्रिंग एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट डेज। तो डिफरेंट लाजमी बात है दुनिया के अंदर कि जो 50 मिनट का जो रीजन होगा एज फॉर ल्यूनर डे ये डिफरेंट होगा, और डिफरेंट डेज में डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से उसका जो वाटर लेवल होगा मैक्सिमम वो भी डिफरेंट होगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाटर लेवल वेरिएशन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड द नेचर ऑफ द शोर। और एक और इम्पोर्टेंट कि लैटिट्यूड मतलब जो एक ज़मीन का लोकेशन है उसकी ज्योग्राफिकली वो किस टाइप की है, हिली एरियाज हैं, नॉन हिली हैं, या जो भी एक नेचुरल एक डेवलप्ड एरियाज हैं। और इसके अलावा नेचर ऑफ द शोर है, जो ओशंस हैं और जो साहिल समंदर हैं जिनको हम साहिल कहते हैं। तो वाटर का जो एम्पलीट्यूड है ये उस पे वेरिएट करता है डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, और ऑफ द अर्थ जो है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ causes two high tides and two low tides to occur daily at any plate। अच्छा, अब किसी भी प्लेट पर एक दिन के अंदर दो हाई टाइड्स होंगी और दो जो हैं वो लो टाइड्स होंगी जो कि अक्कर होंगी डेली। अच्छा, टाइडल कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्दर बात करते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इंक्रीजेस द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव हाई टाइड्स फ्रॉम 12 आवर्स टू अबाउट 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स। अच्छा, जब हम सूरज की बात कर रहे हैं, ल्यूनर डे की बात कर रहे हैं, तो ल्यूनर डे में हम ये बात करते हैं कि जो ज़मीन के गिर्द जो ये जो ज़मीन की जो रोटेशन है और उसके अलावा साथ उसके जो मून की जो रोटेशन आती है, तो हम उसे ये कह सकते हैं कि वो इंक्रीज करती है टाइम इंटरवल कितने से, 12 घंटे से 12 घंटे 25 मिनट हो जाती है, क्योंकि हमने दो हाफ लेने हैं उसमें ल्यूनर डे में, ठीक है। वन हाफ 12 आवर्स 25 मिनट्स का हो गया, और इसी तरीके से जो सेकंड हाफ है वो भी 12 आवर 25 मिनट्स का हो गया। तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये दोनों कंबाइन करके 24 आवर्स 50 मिनट बन गए। एज द मून रेवोल्यूशन टेक्स अबाउट 28 डेज, तो अब उसके हिसाब से ये 28 डेज लेगा, ठीक है। द थ्री बॉडीज कौन कौन सी हैं, सन, मून एंड द अर्थ। अच्छा, सन आ गया, मून और अर्थ आर अलाइंड एवरी 2 वीक्स एट न्यू एंड फुल मून। अच्छा, तो क्या होता है हम देखते हैं कि 14 दिन बाद, हम कहते हैं ना आज 14वीं का चांद है, तो 14वीं का जो चांद होता है वो फुल ब्लूम पे होता है। तो उसकी वजह ये है कि 28 डेज लेता है नॉर्मली चांद जो है, जो मून जो है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है जमीन के गिर्द, और जब कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है उस रेवोल्यूशन में हम ये कहते हैं कि 14 दिन बाद वो फुल मून पे होता है, और उसके बाद जो अगला रेवोल्यूशन आता है 14 दिन बाद वो न्यू मून पे आता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड्स द सन एंड द मून एक्ट इन कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस टाइड्स ऑफ मैक्सिमम रेंज। तो इन दो एरियाज पे
मतलब जो खासतौर पे फुल मून पे हम ये कह सकते हैं कि कम्बिनेशन ऐसा आता है कि जो मैक्सिमम रेंज होती है टाइड्स की वो अवेलेबल होती है। अब टाइडल कैरेक्टरिस्टिक्स में और क्या बात है वो देखते हैं। अच्छा, फर्दर टाइडल कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लेते हैं कि जो सोलर पूल है कम्स इन लाइन विद द ल्यूनर पूल एट न्यू मून एंड फुल मून काजिंग ग्रेटर फ्लो एंड एब। अच्छा, जब सोलर पूल है वो हम ये कह रहे हैं कि जब इन लाइन आएगा ल्यूनर पूल मतलब सूरज के बिल्कुल सामने, उससे क्या होगा कि न्यू मून और फुल मून जो है ये दो चीज़ें क्रिएट होंगी, और उसके क्रिएट होने से ग्रेटर फ्लो एंड एब क्रिएट होगा। मतलब जो सूरज के इस इन लाइन आने से ल्यूनर पूल की वजह से जो न्यू मून और फुल मून जो क्रिएट होंगे उससे ग्रेटर मतलब पानी में जो समंदर के अंदर जो लहरें हैं वो ज़्यादा इंक्रीज करेंगी, डिक्लाइन एंड इंक्रीज ज़्यादा होंगी और कांस्टेंट फ्लक्चुएशन मौजूद होगी, जिसको हम कह सकेंगे कि दीज आर दी स्प्रिंग टाइड्स। और इसी तरीके से हम दूसरे साइड पे ये कह सकते हैं कि टू पूल्स एक्ट एट्स अ राइट एंगल। अब अच्छा, ये जब इन लाइन होगा तो इसका मतलब है कि वो इसके इन लाइन होगा, सूरज जो है वो इसके इन लाइन आएगा। लेकिन जब हम बात करें राइट एंगल तो हम कह सकते हैं कि ये जो सिनेरियो है राइट एंगल वाला, कि जो ल्यूनर है सूरज जो है वो अब जमीन से इस एरिया के राइट एंगल आ गया टू ईच अदर। तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, एज इट वैक्सिंग एंड वैनिंग का इफेक्ट होगा। और हम कह सकेंगे कि नाउ दिस इज द हाफ मून एंड इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर। तो अब हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मून और थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून वी गेट लो टाइड्स कॉल्ड नीप टाइड्स। तो इनको हम लो टाइड्स कह सकते हैं, और जो लो टाइड्स होंगी उनको हम नाम देंगे नीप टाइड्स का। तो अगर हम यहाँ देखें सबसे पहले अगर हम न्यू मून की बात करें तो न्यू मून पे स्टार्ट होगा तो वैक्सिंग क्रेसेंट होगा। सबसे पहले ये जो वैक्सिंग एंड वेनिंग की बात हो रही थी, तो वैक्सिंग क्रेसेंट और ये जो वेनिंग क्रेसेंट हैं ये वो एरियाज हैं कि जहां पर बात हुई ना कि नीप टाइड्स कि टाइड्स कम होंगी, लो होंगी, वैक्सिंग और वेनिंग। उसके बाद चलेंगे फर्स्ट क्वार्टर पे, फिर चलेंगे थर्ड क्वार्टर पे। यहाँ पर भी उस लिहाज से जो जो टाइड्स हैं वो इससे थोड़ी ग्रेटर होंगी, लेकिन अभी भी फुल ब्लूम पे नहीं होंगी। उसके बाद आएगा वैनिंग गिप्शस और वैक्सिंग गिप्शस, और फर्दर जो है वो आ जाएगा फुल मून। जब फुल मून होगा तो अब हम कह सकेंगे कि नाउ द जो ग्रेटर होगा फ्लो एंड एब जो है वो इस लेवल पे आकर ग्रेटर होगा, और इन लेवल पे आकर इनको हम कह सकते हैं कि ये नीप टाइड्स हैं, ठीक है। और इस जगह पे आकर हम कहेंगे कि ये स्प्रिंग टाइड्स हैं। तो द स्प्रिंग टाइड is particularly great when the moon is new और full। तो स्प्रिंग टाइड जो है वो कहाँ ग्रेट होंगी, जैसे मैं लास्ट टाइड में भी ये बात बता चुका हूँ, लेकिन हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर लेते हैं स्लाइड पे कि जो स्प्रिंग टाइड हैं वो ग्रेट होंगी कि जब मून जो है वो न्यू होगा या फुल होगा, एट विच टाइम इट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट टू द अर्थ। तो हम देखें कि दिस इज द सन और ये अर्थ है। अच्छा, अर्थ के साथ अब ये देखें जब इन लाइन होगा, जैसे कि लास्ट स्लाइड में भी मैंने बताया कि जब ये इन लाइन होगा टुवर्ड्स द अर्थ तो क्या होगा यहाँ पर कि स्प्रिंग टाइड क्रिएट होंगी, क्योंकि फ्लो एंड एब बहुत ज़्यादा होगा तो फुल मून होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से इस जगह पे हम जब पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें इन लाइन आके न्यू मून मिलता है। और जब ये सूरज से राइट एंगल आएगा तो राइट एंगल पे हमारे पास जो ऑप्शन आएंगी वो आएंगी थर्ड क्वार्टर की और फर्स्ट क्वार्टर की। तो जो बात हमने पहले कही कि थर्ड क्वार्टर पे नीप टाइड्स होंगी, फर्स्ट क्वार्टर पर भी नीप टाइड्स होंगी, ठीक है। फुल मून पे जब इनलाइन होगा सूरज से तो फुल मून पे स्प्रिंग टाइड्स होंगी, और इसी तरीके से न्यू मून पर भी स्प्रिंग टाइड होगी। अच्छा, और जो अर्थ है वो जो रोटेट करेगी सन के इर्द गिर्द वो ईयरली होगा, मतलब एनुअली होगा, लेकिन जो मून है वो मंथली ऑर्बिटली घूमेगा अराउंड दी अर्थ, ठीक है। So the revolution of the earth and the moon together around the sun gives rise to further variation, and due to this effect the highest spring tides occur in March and September. So it has an important bearing on the design of a tidal power plant. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं
कि किस जो नीप टाइड्स और जो स्प्रिंग टाइड्स हैं वो जनरेट होती हैं अराउंड द मंथ ऑफ द ल्यूनर मंथ, मतलब जो सूरज जो मून का जो मंथ है जिसको हम ल्यूनर मंथ कहते हैं उसके हिसाब से। टाइडल रेंज, the tidal range is expressed as the difference in water levels between two consecutive high tides and low tides, कि जो भी दो consecutive high tides होंगी और low tides होंगी उसके हवाले से हम जो वाटर का डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे कि इट विल कंसिडर एज द टाइडल रेंज। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल इन द सी ड्यूरिंग टाइड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन कर्व शोन इन फिगर। तो हम इसमें देख सकते हैं कि सूरज के अंदर ये जो साइन कर्व है ये वाटर लेवल का राइजिंग का और फॉल का बता रहा है, और ये जो रेंज है वो हम देख सकते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें कि 12 घंटे 25 मिनट तक का एक टाइड है, ठीक है एक। तो इसका मतलब हमने यहाँ क्या कहा, यहाँ भी हमने बताया है कि पूरे डे के अंदर ये दो कंसेक्टिव टाइड्स होंगी, एक और फिर दूसरी, तो इसका मतलब दो हाई होंगी और दो लो होंगी। सो द फिगर शोज, अगर हम इस फिगर की बात करें, द पॉइंट बी, और पॉइंट बी की अगर हम बात करें अब पोजीशन ऑफ हाई टाइड, तो इसके अंदर जो पोजीशन है वो है हाई टाइड की, वो है ये वाली, ठीक है, ये बी पॉइंट जो हम देख सकते हैं, ये हाई टाइड हो गई क्योंकि अपर एरिया है। और इसी तरीके से जो पॉइंट डी है वो हम देख सकते हैं कि वो लो टाइड है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है, दिस इज द हाई टाइड एंड दिस इज द लो टाइड। सो वन टाइडल डे इज ऑफ 24 आवर्स एंड 50 मिनट्स, जिसका हाफ हमने यहाँ पर लिख दिया है। एंड देयर आर टू टाइडल साइकिल्स इन वन टाइडल डे, जैसे कि 12 आवर 25 एंड 12 आवर 25। द नॉर्मल टाइड इज अ सेमी ड्यूरनल टाइड, मतलब ये जो 12 घंटे 25 मिनट को हम कह रहे हैं कि ये सेमी ड्यूरनल टाइड है विद अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स। तो अगर हम फुल डे की बात करेंगे तो सेमी नहीं रहेगा, फिर क्या हमारे पास आ जाएगा ड्यूरनल मीन्स। ड्यूरनल मीन्स डेली, पूरा होल डे का। सो दैट इज एक्टिविटीज ऑफ टाइड पैटर्न ड्यूरिंग 24 आवर्स। ड्यूरनल टाइड्स इंडिकेट्स टू हाई एंड टू लो टाइड्स। कंप्लीट हो जाएगा जब ये, अब ये एक है तो एक हाई और एक लो है, और जब हम फुल डे की बात करेंगे तो टू हाई और टू लो हो जाएंगे। क्रिएटेड बाय द मून during one rotation of the earth on its axis, so the daily tidal cycle follows a sinusoidal pattern। तो हम देख सकते हैं कि जो डेली टाइडल साइकिल है वो फॉलो करेगा साइनोसाइडल पैटर्न को। टाइडल एनर्जी एस्टिमेशन, tidal water level variation recorded at during one lunar month are plotted in figure। हम बात करते हैं ल्यूनर मंथ की, क्योंकि हमें टाइडल एनर्जी में हमें जैसे बताया स्टार्ट में कि जो हमारा मोस्टली कंसेप्ट है वो टाइडल एनर्जी का वो बेस करता है जमीन के साथ, सूरज के साथ और चांद के साथ। तो ये प्लॉट किया हुआ है पूरे मंथ का डाटा, ल्यूनर मंथ का। इट कंटेन्स two maximas and two minimas during a period of 29.33 days। तो हम देख सकते हैं कि from this point so to this point we are taking 29.33 days, so this means we are taking the complete lunar month. It can be seen that the amplitude of the tidal range reduces steadily from स्प्रिंग टाइड टू द न्यू टाइड्स। तो हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमने जैसे बात की कि न्यू मून पे स्प्रिंग टाइड्स होती हैं, तो स्प्रिंग टाइड्स पे स्टार्ट होके और ये ऐसा ऐसा आ जाती हैं डिक्रीजिंग की तरफ। तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, टाइडल रेंज का रिड्यूस हो रहा है स्टेडली फ्रॉम स्प्रिंग टाइड टू नीप टाइड्स। तो ये नीप टाइड्स चल रही हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है, देन इंक्रीजेज विद द सेम पैटर्न टू द नेक्स्ट स्प्रिंग टाइड्स। तो क्या हो रहा है कि यहां से स्टार्ट हुआ नीप टाइड्स, और ये ऐसा ऐसा रिड्यूस होना शुरू हुआ स्टेडली, और यहां पहुंचकर ये लो टाइड्स हो गई, फिर ये ऐसा ऐसा ग्रेजुअली इंक्रीज होके
फिर ये दोबारा यहाँ हाई टाइड पहुंच गया, तो इसका मतलब है यहाँ फुल मून है, और फुल मून का मतलब क्या हुआ कि नाउ इट इज अ स्प्रिंग टाइड से। So this monthly cycle occurs due to one revolution of the month around the earth, और ये जो साइकिल चलता है ये कंप्लीटली पूरा का पूरा साइकिल 1 मंथ पे बेस करता है। और इसी तरीके से ये अगला साइकिल हम देख सकते हैं कि फुल मून से दोबारा ये हाई टाइड से लो टाइड की तरफ जाएगा, और फिर दोबारा हाई टाइड की तरफ, मतलब स्प्रिंग से नीप और देन अगेन स्प्रिंग। So both the tide cycle, namely the daily and the monthly cycles at a particular location, repeat in most orderly fashion and are predictable. So the tides are caused by cosmic universe phenomena, क्योंकि ये कुदरती फिनोमिना है जो अल्लाह ताला ने एक यूनिवर्स बनाई है, वो किसी भी ये कह लें कि एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, और उसको कुदरती जो है वो ऑटोमेटिकली वो चल रही है, तो ये कॉस्मिक फिनोमिना है। सो आर नॉट अफेक्टेड बाय द वेदर कंडीशन एंड ईयरली रेंज। ये जो है ये वेदर कंडीशंस और ईयरली रेंज पर इफेक्ट नहीं होता। So both the periodicity and predictability of tidal action are important characteristics which favor strongly the utilization of this phenomena as energy source. तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो भी पीरियड है, periodicity है, या जो predictability है, predictability का मतलब ये कि हम ये कह सकते हैं कि हमें जो ये एक कांस्टेंट एनर्जी सोर्स मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी वेदर कंडीशन की वजह से या कोई ईयरली रेन की वजह से ये मुतासिर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि हम इसको एज पर पीरियड एनुअल वाइज और प्रिडिक्टेबल कि हम ये अच्छी उम्मीद रखते हैं, प्रिडिक्टेबल है ये कि जो एनर्जी सोर्स है वो हमें कॉन्स्टेंटली इससे हासिल हो सकेगा अगर उसका कोई पावर प्लांट जो है वो कनेक्ट किया जाए। तो एट अ पर्टिकुलर लोकेशन द टाइडल रेंज एट अ गिवन टाइम ड्यूरिंग द डे शैल ऑलवेज बी विद इन लिमिट्स ऑफ द नोन मैक्सिमम रेंज। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जो टाइडल रेंज है और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे डे के हिसाब से वो एक लिमिट्स हैं, उसमें वो रह सकती है, जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं। और दिस डाटा प्रूव्स यूजफुल इन डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ द टाइडल पावर प्लांट। और इसका फायदा ये है कि जो डाटा है ये प्रूव कर सकता है और बता सकता है कि हमें किस जगह पर, किस लोकेशन पर टाइडल पावर प्लांट जो है उसको इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि जो उसकी हार्वेस्टिंग है टाइडल एनर्जी की वो अच्छे तरीके से हो सके। द टाइड रेंज वेरीज एंड डिपेंड्स अपॉन द लैंड सिचुएशन अगेंस्ट द सी। तो ज़मीन के हिसाब से जो भी समंदर है जो अवेलेबल है, तो ऑन ओपन एक्सपोज्ड हेडलैंड्स, जो ओपन एक्सपोज हैं जिसका हेड मतलब वजूद हो, जहाँ पर ऐसी लोकेशन जहाँ पर कुछ ना कुछ बेसन बनाया जा सके उसका टाइडल वेव एनर्जी का, टाइड्स आर मॉडरेट विच मे रेंज फ्रॉम 1 मीटर टू 2 मीटर। तो हम टाइड्स को कह सकते हैं कि तकरीबन 1 मीटर से 2 मीटर की होगी। तो इन्हें गल्फ और बे और टाइड्स, ये जो गल्फ और ये बे कुछ डिफरेंट टाइप्स के लोकेशंस होती हैं ओशंस की, और कि जहाँ पर सिर्फ कुछ ऐसा एरिया होते हैं कि समंदर थोड़ा बैक साइड पे होता है लेकिन आगे थोड़ा सा एक एरिया होता है गोल सा पहाड़ों के दरमियान में, तो इन एरियाज को हम बे कहते हैं। गल्फ जो है वो बड़े समंदर हैं, आर ग्रेटली एम्पलीफाइड इन सर्टन केसेस सेवरल टाइम्स देन दोज अकरिंग इन ए ओपन कोस्ट। तो ओपन कोस्ट से ज़्यादा बेहतर ये है कि ऐसे कुछ एरियाज हों कि जहाँ पर छोटी सी लोकेशन हो समंदर के साथ, पहाड़ों के इर्द गिर्द और दरमियान में, उन लोकेशन पर ज़्यादा बेहतर है कि टाइडल एनर्जी का जो पावर प्लांट है उसको कनेक्ट किया जाए। सो द एम्पलीफिकेशन इज मैक्सिमम इफ द बे इज फनल शेप। जैसे फनल होती है हमारे पास, अगर वो उस शेप में अवेलेबल है तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीफिकेशन जो है वो टाइड्स की सबसे ज़्यादा होंगी, मैक्सिमम होंगी। सो द टाइटल रिजीम डिफर्स कम्प्लीटली फ्रॉम द रिजीम ऑफ रिवर। तो जो कंसेप्ट है टाइडल का वो रिवर के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। हम समंदर के लिए और रिवर के लिए उसको एक जैसा नहीं कह सकते। वंस द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइडल एनर्जी इन्वेस्टिगेटेड, एक दफ़ा अवेलेबिलिटी जो है वो टाइडल एनर्जी की इन्वेस्टिगेट कर ली जाती है, इट विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समर और मूनसून और देयर आर नो ड्राई और वेट ईयर्स। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी एक कॉस्मिक फिनोमिना है, कोई भी समर, मूनसून और ड्राई और वेट वेदर जो है वो इसको इस पर असरअंदाज नहीं होता। The variations of the tides and the time of occurrence of high and low tides can be predicted with great accuracy years ahead.
तो हम जो उसकी वेरिएशंस हैं टाइड्स की, और जो टाइम ऑफ अकरेंस है कि हमें ये भी पता चल सकता है कि जो हाई और लो टाइड्स हैं वो कब कब होंगी, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और प्रिडिक्ट करने के साथ उसकी ग्रेट एक्यूरेसी के साथ अगले कई चंद सालों तक या लंबे अरसे तक प्रिडिक्ट करके हम उसको पावर प्लांट की तरफ अपने आइडिया को लेके जा सकते हैं। सो दिस मेक्स इट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एनर्जी। उससे हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा कितनी पावर की जो है वो एनर्जी की पावर प्लांट जो है वो टाइडल वेव का लगाना चाहिए, एंड द डिपेंडेबल पीक अवेलेबल फ्रॉम अ टाइडल पावर प्लांट, और कितनी जो है वो उस पावर प्लांट से हम जो है वो पीक जो है वो हासिल कर सकेंगे।